नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के वन लाइनर प्रश्नों की। इसमें मैं आपको 60 से 70 प्रश्न करा देता हूं स्पीड से, फिर इसके आगे के प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। कल आपको निरंतर मैं वीडियो उपलब्ध कराऊंगा जब तक यूपी टेट और सुपर टेट हो नहीं जाएगा, और आपको वन लाइनर के रूप में ये श्रृंखला में जो चला रहा हूँ बेहतरीन साबित होगी। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये प्रश्न जरूर याद आएंगे कि हाँ, हमने कहीं से इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा और समझा था डियर। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा अपने आसपास पड़ोस में जब कोई पक्षी या चिड़िया बैठी रहती है तो गर्दन बहुत हिलाती है इधर उधर। क्यों? उसका रीजन ये है कि पक्षियों की जो आंखों की पुतली है वो घूम नहीं पाती। पुतली जैसे हमारी और आपकी आंख की पुतली इधर उधर घूम लेती है, उससे उनकी पुतलियां स्थिर होती हैं, इसलिए वो गर्दन को बार बार इधर उधर घुमा के चारों तरफ देखती रहती हैं डियर। तो नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन है? तो अक्टूबर से दिसंबर के माह में बिहार में जो ये मधुमक्खी पालन है ये शुरू किया जाता है डियर। नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, तो वो पक्षी कौन है? वो पक्षी हैं चील, बाज, गिद्ध। ये 4 गुना हमारी क्षमता से ज़्यादा देखते हैं, मनुष्य की क्षमता से। लेकिन अगर पूछ ले कि 6 गुना कौन देखता है, तो 6 गुना भी देखता है कौन? बाघ। बाघ 6 गुना देख लेता है। और बाघ एक ऐसा प्राणी है जो कि मनुष्य के पैदल चलने में और पत्तों के फरफराहट में अंतर कर लेता है डियर। नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए आवश्यक खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है। तो मांसपेशियों की जो सुचारू क्रिया के लिए खनिज मात्रा की आवश्यकता होगी वो होगी लौह और आयोडीन की डियर। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? तो चावल जब आप पकाने से पहले उसको कई बार धोते हैं, जो उसका जो माड़ निकल जाता है तो उससे सतही प्रोटीन उसकी नष्ट हो जाती है डियर। नोट कर लीजिएगा। एक ही तरह की बार बार फसल उगाने पर बहुत से रासायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप जब ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों से युक्त खेती करेंगे तो वो जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाती है डियर। इसीलिए कंपोस्ट खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, भारत का पहला राज्य अभी सिक्किम बना है जिसने जैविक खेती की शुरुआत की है। भारत का सबसे पहला राज्य सिक्किम बना है। नोट कर लीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि अमाशय के अंदर जो भोजन का मंथन होता है वो हमेशा चलता ही रहता है, जिससे उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है डियर। भारोत्तोलन को प्रायः ज्यादा मांसपेशी और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उसे कैसा आहार लेना चाहिए? तो उसे प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। आप जब जाते हैं जिम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि क्या वहाँ बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको प्रोटीन एक्स पाउडर या आप कोई ऐसा पाउडर बता दिया जाता है जिसमें क्या प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है डियर। आप उसी का सेवन करते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रकार से यह किया जा सकता है वो विधि क्या कहलाती है? तो वो विधि निष्पावन कहलाती है डियर। नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी है? तो वो फैट होता है, वसा होता है डियर। दूध को पानी में दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। उबालने से क्या होता है? उबालने से बहुत से रोगाणु जो छोटे छोटे होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं डियर। तो इसीलिए जब आप अपने घर में पानी भी पीते हैं तो पानी को एक बार उबाल लीजिए, उसके बाद उसको ठंडा करके पीजिए, तो आप जो है विभिन्न प्रकार की हानिकारक जो है बीमारियों से दूर रहेंगे डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी-बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? तो अस्थियों का जो मुलायम होकर मुड़ जाना ही क्या ये जो है बेरी-बेरी रोग का लक्षण कहलाता है, जिसे हम ऑस्टोमलेशिया भी कह देते हैं। लेकिन ऑस्टोमलेशियस जो है ये एक तरीके के प्रोटीन की कमी से होता है। ऑस्टोमलेशियस नोट कर लीजिएगा। और मेरस्मस। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड कह देते हैं। ये एकमात्र ऐसी विटामिन है जिसे हम अम्ल के नाम से भी जानते हैं, जो अम्ल भी है साथ ही साथ। अन्न समृद्ध स्रोत क्या है? तो स्टार्च के होते हैं डियर। आरक्तता किसकी कमी से होती है? तो आयरन की कमी से। और भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो सबसे अनिवार्य अवयव का कार्बोहाइड्रेट है डियर। नोट कर लीजिएगा।
जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण सब समुचित मात्रा में अनुपात में होते हैं तो उसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। और संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में हम ग्रहण करते हैं, तो आप जो दाल खाते हैं ना डियर, दालों से ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन हम लोग लेते हैं। लेकिन अगर पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है, और सोयाबीन के बाद मूंगफली में दूसरे नंबर की प्रोटीन पाई जाती है डियर। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक है, तो हड्डियों के विकास में फास्फोरस सहायक है। और दांत के ऊपर का जो परत होता है जिसे हम इनेमल या दंतवल्क कहते हैं, ये शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है डियर, नोट कर लीजिएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हृदय की धड़कन के लिए पोटेशियम और सल्फर का होना आवश्यक माना गया है, तो नोट कर लीजिएगा। निदान के पश्चात कोई रोगी डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की जो कमी है पूर्ण करने के लिए कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए, तो आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़ खाए, वो एनीमिया से जो ग्रस्त है, रक्ताल्पता इसे कहते हैं, वो एकदम सही हो जाएगी। अंतरिक्ष में बनाया गया परितंत्र होता है, तो ये एक कृत्रिम पारितंत्र होता है डियर, जो आप अंतरिक्ष में निर्माण कर देते हैं। फाइट्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत तो नियंत्रित जलवायु दशाओं में पौधों का विकास किया जाता है फाइट्रोन से। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है, तो तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर की जाती है डियर। जब दो जीव अच्छे क्या हैं, मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा क्या भोजन बनाता है और एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, तो जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, तो ये सहजीवन है डियर। सहजीवी आप जानते हैं ना, जब कोई चीज़ मान लीजिए आप ही घर में दो भाई हैं और मिलकर कोई काम करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो एक सहजीवी का उदाहरण कहलाता है डियर, नोट कर लीजिएगा। वह स्थान जहाँ छोटे जंतु, दीमक, मक्खी, केचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, तो वो टेरेरियम के अंतर्गत पाले जाते हैं डियर। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, तो ऊर्जा प्रवाह या खनिज चक्र कहलाता है। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुआ, मेढक होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है डियर। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो मरुस्थली पौधों को हम जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं, पोषण स्तर 4। अब अपघटक जिसे हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, पहले उत्पादक आते हैं जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, फिर जो उनको खाता है, जो शाकाहारी जैसे खरगोश आ गया, टिड्डा आ गया, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और जो इनको खा लेता है, जैसे मेढक खा लिया तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। और मेढक को कौन सर्प खा लिया तो ये तृतीय उपभोक्ता है। और तृतीय के बाद ही क्या अपघटक आते हैं जिनका पोषण स्तर 4 होता है डियर, नोट कर लीजिएगा। पारितंत्र में अजैविक या जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी क्या है, तो ये जैव संरचना कहलाती है डियर। पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है, तो दोमट मिट्टी में पादप की वृद्धि सबसे ज्यादा होती है। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, तो केशिका जल, केशिका के रूप में पौधे जो है जल जो है अपने पूरे भागों में पहुंचा देते हैं, तने पत्तियों में। और ये जल का जो परिवहन है वो जाइलम करता है और भोजन का फ्लोयम करता है पौधों में, नोट कर लीजिएगा। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं, तो मरुस्थली पादप अधिकतर मांसल होते हैं डियर। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव सीधा बनता है डियर। एक तालाब में पारितंत्र में जीव भाग का पिरामिड ये उल्टा बनेगा। पारितंत्र में जीव भाग अगर तालाब में पूछता है तो उल्टा बनता है डियर। घास स्थली तथा वन पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड सदैव उल्टा होगा, नोट कर लीजिएगा। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा हमेशा एक दिशीय होती है डियर खाद्य जाल में, फूड वेब में, नोट कर लीजिएगा। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने में ऊर्जा कितनी नष्ट हो जाती है, तो 90% नष्ट हो जाती है। और 10% ही पौधे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और ये 10% जो ऊर्जा का नियम है इसे लिंडमैन ने दिया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने की थी, तो चार्ल्स एल्टन ने की थी। अगर पारिस्थितिकी तंत्र की पूछ लेता तो एजी टेंसले ने 1945 में की थी। ये 40 प्रश्न हुए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये आपको पता है उत्तराखंड के चमोली से चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि 1973 से हुआ था। इसमें जो है पेड़ों को कटने से बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी रैली गांव से, नोट कर लीजिएगा। अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था, तो ये उज्बेकिस्तान से आया था। और महमूद गजनवी के शासनकाल में ये भारत आया था। भारत की संकटाग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है, तो चंदन जो है संकटाग्रस्त में है। भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों के माने जाते हैं, तो मन्नार की खाड़ी डियर। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं, तो 16 घास के मैदान कह देते हैं। भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूभाग खंडों को जोड़ती है इसे हम भूसंधि कह देते हैं। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अगर जैव विविधता की बात पूछी जाए तो जैव विविधता की बात सबसे पहले
WN रोजन महोदय ने की थी। और जैव विविधता दिवस 22 मई को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं डियर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। स्थान, लोग, वस्तुओं, प्रकृति जो किसी भी जीव को घोरे रहते हैं वो पर्यावरण कहलाते हैं डियर। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका भी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरवन का जो डेल्टा है ये भारत का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से निर्मित होता है डियर। और सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। सिमलीपाल जीवमंडल आवास में कौन से राज्य में है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में है डियर। भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की कितनी संख्या है? लगभग 47,000 संख्या है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति सदाहरित वनस्पति रहती है डियर। यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि क्या हमारे शरीर में विषाक्त गैस है। ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके अनॉक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देती है, जिससे शरीर में विषाक्तता का निर्माण हो जाता है और व्यक्ति की यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है डियर, नोट कर लीजिएगा। भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं तो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और जल ऊर्जा, ये भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है तो लिग्नाइट को हम भूरा कोयला कहते हैं। अगर कोयले में सबसे अच्छे कोयले की बात पूछी जाती तो हम एंथ्रेसाइट कोयले को सबसे सुपर क्वालिटी का कोयला मानते हैं डियर। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन की परत का पतला होना। और विश्व में सबसे ज्यादा ओजोन छिद्र जो है वह दक्षिणी ध्रुव के ऊपर अंटार्कटिका है, वहीं पर जो है ये सबसे ज़्यादा छिद्र हुआ है। अगर भारत में पूछ ले तो त्रिवेंद्रम में जो ओजोन की लेयर है वो सबसे पतली है और सबसे मोटी जो है वो जम्मू कश्मीर में है डियर, नोट कर लीजिएगा। पर्यावरण की आधुनिक समस्या है ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण। पंखुड़ी के अंदर जो फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है उन्हें क्या कहते हैं? तो वो पराग कहलाता है डियर। पराग विश्व का वह भाग जहां मानव अधिवास स्थायी है एक्यूमेन कहलाता है डियर। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की चर्चा चार्ल्स एल्टन ने की थी। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता फाइटोप्लैंक्टन कॉस कहलाते हैं डियर। पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है। ये कथन जो है PD शर्मा जी का है, नोट कर लीजिएगा। विज्ञान की वो शाखा जो पादप और प्राणियों का वातावरण के संबंध को दर्शाती है कहलाती है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के माने जाते हैं डियर। पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को मृदीय कहा जाता है डियर, मृदीय। ये 70 प्रश्न आपके हो गए डियर। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। ये सुपर फास्ट वीडियो था, बहुत ही जल्द वन लाइनर के रूप में मैंने आपको पर्यावरण के 70 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा समझ में आया है, मेरे समझाने के तरीके से आप प्रभावित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेगा जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए